मानव भूगोल से ज्योग्राफी चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हमें केवल जो मेन टॉपिक है हमारा तृतीयक क्रियाकलापों के बारे में पढ़ना है, लेकिन आपको चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलापों के बारे में भी थोड़ा जानना है कि ये क्या होते हैं। बस इतना ही। तृतीयक क्रियाकलापों के बारे में हमें इसमें डिटेल में जानना है। तो देखिए, वीडियो को एंड तक देखना। और सबसे पहले इस पाठ का स्वरूप देख लेते हैं, यानी कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें तृतीय क्रियाकलाप पढ़ना है। इसमें तृतीय क्रियाकलाप मतलब तृतीय जो क्रियाकलाप है वो क्या है। व्यापार हो गए, हमारे परिवहन हो गए, संचार हो गए, और इन तीनों से जो मिलकर सेवाएं बनती है उनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। आगे व्यापार भी दो प्रकार का होता है, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार, इसके बारे में पढ़ना है। फिर व्यापार केंद्र, जिसे हम विपणन केंद्र, व्यापार और विपणन केंद्र जो होते हैं ये क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमें परिवहन एवं संचार सेवाएं पढ़नी है, इसमें दूरसंचार भी आ जाता है। फिर पर्यटन, यानी कि चिकित्सा पर्यटन और पर्यटन में क्या अंतर है ये भी पढ़ना है हमें। फिर चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप पढ़ना है। फिर उसके बाद दो टॉपिक और होते हैं आपके, बाह्य स्रोतन और अंकीय विभाजन। वो मैंने क्वेश्चन के रूप में लिखे हैं क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट ही चीज़ें हैं, इनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसके बारे में बताता चलूँगा, उन्हें नोट भी करते रहना। और जहाँ पे एक मार्क के क्वेश्चन होंगे वहाँ पे भी मैं बताता चलूँगा। और वीडियो को देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगा। और आपको अगर इसके PDF चाहिए तो PDF के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं आप 8306316058। तो सबसे पहले हम तृतीयक क्रिया देख लेते हैं। तृतीयक क्रिया क्या होती है। आपने अगर इससे पहले के दो चैप्टर पढ़े हैं, 5th और 6th, तो उसमें आपने पढ़ा है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है। देखिए, अगर आपने वो चैप्टर पढ़े हैं तो अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो फिर भी एक बार आप उन्हें पढ़ लेना, और इस वीडियो को देखने के बाद बुक ज़रूर आप पढ़ना। तो देखिए, आपने पढ़ा है कि फर्स्ट जो क्रियाकलाप होते हैं, जो प्रथम जो क्रियाकलाप होते हैं, उसमें हम जो प्रकृति से जो निर्भर संसाधन होते हैं उनसे उत्पादन करते हैं। जैसे हमें वो कच्चा माल मिल जाता है तो वो सब प्राथमिक क्रिया में आता है, कृषि वगैरह। फिर इससे जो प्रोडक्शन होता है वो प्राथमिक क्रिया में आता है। अब जो प्रोडक्शन हो गया उसका हमें पक्के माल में परिवर्तित करना है, यानी कि जो कच्चा माल है उसे हम पक्के माल में परिवर्तित करेंगे। मान लीजिए आपने जो कृषि से आपने गेहूं प्राप्त किया, अब आप उस गेहूं का आपको ब्रेड बनानी है, तो ब्रेड बनाने के लिए एक फैक्ट्री चाहिए। और फैक्ट्री की जो सेवाएं आती हैं वो द्वितीयक क्रियाकलापों में आती हैं। यानी किसी वस्तु का आप निर्माण करते हैं तो वो द्वितीयक क्रियाकलापों में आती है, और खुद आपको प्रकृति से मिल जाती है तो वो प्रथम क्रियाकलाप में आती है। अब यहाँ तक तो हो गया कि हमें चीज़ें मिल गई, हमने निर्माण भी कर लिया, अब उसे बेचेंगे कहाँ। देखिए, बेचने के लिए जो बहुत सी चीज़ें चाहिए, मार्केट चाहिए होता है, हमें ले जाने के लिए हमें परिवहन के साधन भी चाहिए होते हैं, लोगों से जुड़ने के लिए हमें संचार की व्यवस्था भी चाहिए होती है। तो तृतीय क्रियाकलापों में हमें यही पढ़ना है कि जो उत्पादन किया है हमने उसे बेचेंगे कहाँ, यानी कि विनिमय कहाँ करेंगे, बाजार कहाँ से मिलेगा हमें, और संचार सेवाएं कैसी मिलेंगी। तो इसके बारे में हमें तृतीय क्रियाकलापों में पढ़ना आता है। डेफिनेशन देखिए, मैंने लिखा है, वैसे आप बुक में इसे देख सकते हैं। तृतीय क्रियाओं में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं, यानी कि यहाँ पे बड़े स्तर के उत्पादन सम्मिलित होते हैं। और विनिमय मतलब होता है बेचना। तो उत्पादन और बेचना दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं। सबसे ज़्यादा विनिमय को हम यहाँ अहमियत देते हैं क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट सेवाएं इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट सेवाओं की। तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत बड़े स्तर पर उत्पादन, यानी कि बड़े स्तर पर उत्पादन करना होता है। परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट, एक देश से दूसरे देश अगर आप किसी माल को ले जाएंगे तो आपको परिवहन के साधन चाहिए। जैसे आप एयरप्लेन से ले जाएंगे सामान को, एयरप्लेन चाहिए। वाटर मार्ग से ले जाएंगे तो वाटर मार्ग चाहिए, मतलब जहाज चाहिए आपको। और किसी भी चीज़ से आप ले जाएंगे एक देश से दूसरे देश, ज़्यादातर तो हवाई जहाज़ से ही जाता है ज़्यादातर तो, क्योंकि वो सस्ता होता है। और जहाज़ से जाएंगे तो महंगा भी पड़ेगा और बहुत दिन लगेंगे, इसलिए ट्रांसपोर्ट के साधन आपको चाहिए, संचार सेवाएं आपको चाहिए। तो ये सब तृतीय क्रियाकलापों के अंदर आते हैं। आगे हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके क्या क्या पार्ट हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप दो छोटे छोटे टॉपिक है इसमें, चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप, ये क्या होते हैं ये देख लीजिए,
क्योंकि एक छोटा सा पार्ट दे रखा है आपके बुक में। चतुर्थक क्रियाकलापों में शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं एवं प्रशासनिक सेवाएं और बैंकिंग सेवाएं आदि आती है। यानी कि जितनी भी सेवाएं होती है, मान लीजिए शिक्षा सेवाएं, आपके टीचर्स हैं वो भी चतुर्थक क्रियाकलापों में आते हैं। जितने भी बैंक के मैनेजर हैं वो भी इसी में आते हैं। जितने भी IAS IPS वगैरह हैं, प्रशासनिक सेवा, वो भी चतुर्थक क्रियाकलापों में आते हैं। जितने भी डॉक्टर हैं वो भी चतुर्थक क्रियाकलापों में आते हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होते हैं। आसान था। सूचना आधारित उदाहरण देख लीजिए। सूचना आधारित सेवाएं अनुसंधान और एवं अनुसंधान का मतलब यही होता है टेक्नोलॉजी विकास आधारित, यानी कि डेवलपमेंट पर जो मतलब डेवलपमेंट पर जो आधारित होते हैं वो सर्विसेज इसमें इसी में आती हैं। तो चतुर्थ क्रियाकलाप सिंपल था, आप समझ गए होंगे। पंचम क्रियाकलाप देखिए, अगर इसमें कोई डाउट होता आप कमेंट में लिख सकते हैं। पंचम क्रियाकलाप भी देखिए। पंचम क्रियाकलापों के अंतर्गत बड़े विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक आदि आते हैं। देखिए जो पंचम क्रियाकलाप है उसमें जो विद्वान व्यक्ति हैं वो माने जाते हैं। जितने वैज्ञानिक हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक कुछ भी चीज़ की खोज करते हैं तो वो पंचम क्रियाकलापों के अंतर्गत, इन्हें सबसे एंड लेवल की क्रियाएं मानी जाती है। इन्हें एंड लेवल की क्रिया भी मानी जाती है। जितने परामर्शदाता हैं होते हैं, जो बड़े बड़े सलाहकार होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। जो नीति निर्धारक होते हैं, किसी भी चीज़ का निर्धारण करते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी इन दोनों को बस आपको नॉर्मली याद रखना है। अब हम थर्ड एक्टिविटीज़ पे आते हैं, यानी कि तृतीय क्रियाकलापों पे आते हैं। इसमें सबसे पहले हमें व्यापारों के बारे में पढ़ना है। व्यापार और वाणिज्य दोनों है तो एक ही चीज़, लेकिन दोनों का फर्क बहुत अलग अलग है। वह जगह या केंद्र जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि आपने बहुत सी फैक्ट्री देखा होंगे और बहुत से ऐसे लोगों को आप जानते भी होंगे जो कि व्यापार करते हैं। तो वो व्यापार आखिर करते कैसे हैं? तो देखिए वो वस्तुओं को या तो वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं या वस्तुओं को कम कम पैसे में खरीदते हैं, यानी कि कम मनी में खरीदते हैं और उसे ज़्यादा पैसे में बेचते हैं। तो व्यापार यही कहलाता है, कम कीमत में सामान खरीदो और ज़्यादा कीमत में मार्केट में बेचो, यही व्यापार कहलाता है। और यहाँ पर लिखा भी है मैंने, क्रय और विक्रय, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। ये चीज़ आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रखी है। तो क्रय और विक्रय जहाँ पे किया जाता है वही व्यापार होता है। और व्यापारिक केंद्र का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर ये व्यापार किया जाता है, वही व्यापारिक केंद्र होता है। ये सिंपल था। और वो आपने एक चीज़ देखी होगी, विपणन केंद्र। तो विपणन केंद्र का मतलब भी यही होता है, बस आपको शब्द अलग दे रखी है ताकि आपको समझ में ना आए, ऐसा होता है, लेकिन आपको समझना है आसानी से कि क्या होता है। ये व्यापारिक केंद्र होते हैं। उसमें दे रखा है कि ग्रामीण और नगरीय, तो मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपकी जानकारी को बता दूं कि विपणन केंद्र का मतलब होता है कि गाँव में जहाँ पर व्यापार किया जाता है, जहाँ पे मतलब जिस कंपनी में किया जाए, जिस सड़क पे किया जाए, मतलब गांव में भी आपने देखा होगा कि सड़कों पर बेचने वाले होते हैं फल वगैरह, तो वो भी विपणन केंद्र मतलब विपणन केंद्र के अंतर्गत आते हैं। और शहरों में जो बड़े बड़े विक्रेता होते हैं जो भी सामान बेचते हैं, आपने बड़े बड़े मार्केट देखे होंगे, छोटे मार्केट देखे होंगे, सब विपणन केंद्र ही होते हैं। तो ज़्यादा वो कुछ नहीं है, इसमें व्यापार के केंद्र ही कहा जाता है उन्हें भी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती हैं वो होते हैं फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। रियली बिल्कुल अच्छे से आपको डिफरेंस इसमें पता होना चाहिए कि फुटकर व्यापार और थोक व्यापार क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ पहले ही। देखिए फुटकर व्यापार क्या होता है। देखिए जब आपको सामान आसानी से प्राप्त हो जाए, मान लीजिए आपके घर के बाहर एक रेहड़ी लगी हुई है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से उतरेंगे आपको सामान मिल जाएगा। ये शहरों की बात हो रही है, जहाँ आप घर से उतरेंगे आपको नीचे ही सामान मिल जाएगा सब कुछ। तो वहाँ पे सारे के सारे फुटकर व्यापारी हैं। फुटकर व्यापारी का मतलब होता है छोटे स्तर के व्यापारी, जो कि रेहड़ी लगाते हैं, फेरी वाले होते हैं, यानी कि मतलब फूल माला बेचने, फल माला बेचने वाले, ये सब परचूनी की जो दुकानें होती हैं, वो सब एकल जो दुकानें होती हैं वो सब फुटकर व्यापार के अंतर्गत आती है। इसके विपरीत थोक व्यापार हो जाएगा, जहाँ पे बड़े स्तर का व्यापार किया जाता है, यानी कि बड़े स्तर की चीज़ें बेची जाती हैं। मतलब जैसे फुटकर व्यापार तो आपने समझ लिया कि ये व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये
व्यक्ति को सीधे ही चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, इससे उससे ज़्यादा तकलीफें नहीं होती है। लेकिन जो फुटकर व्यापार होता है उसमें जो वस्तुओं की कीमत होती है वो स्टैंडर्ड की होती है, यानी कि ज़्यादा लेते हैं कीमत, और जो थोक व्यापार होता है उसमें कम कीमत होती है। अब थोक व्यापार देखिए क्या होता है। थोक व्यापार का मतलब होता है कि एक वस्तुओं का एक ऐसा भंडार जहाँ पर कम कीमत में वस्तुएं खरीदी जाती हैं और वहाँ से फुटकर व्यापारी उसे ज़्यादा कीमत में बेचते हैं। आपने देखा होगा कि सब्जी मंडी में से जो इतने भी रेडी वाले होते हैं आपके आसपास के, वो सब्जी मंडी में से सब्जी लाते हैं, तो वो उनके लिए थोक व्यापार है, यानी कि थोक। आपने सुना है कभी थोक के माल में लाया है? थोक का माल में मतलब होता है सस्ता लाया है और आपसे महंगे में बेच रहा है। तो थोक व्यापार और फुटकर व्यापार बहुत ही ऐसा डिफरेंस है जो आपको समझ में आ सकता है अगर आप समझना चाहें तो, और अगर आप इसे एनसीईआरटी बुक में और पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। थोक व्यापार बड़े बाजारों में किया जाता है, इसमें बड़े सेल होते हैं और यहाँ सामान कम मूल्य में प्राप्त हो जाता है। जैसे सब्जी मंडी आपने देखी है, फल मंडी देखी है, शॉपिंग मॉल देखे हैं, जितनी भी अनाज मंडी देखी है, सब थोक व्यापार होते हैं। थोक व्यापार का मतलब आप ये समझ लीजिए जहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं और एक साथ जहाँ पे ज़्यादा दुकानें हों। जैसे आप शॉपिंग मॉल कभी भी गए हों तो शॉपिंग मॉल और भी जितने भी मॉल हैं वहाँ पे थोक व्यापारी होता है। जितने भी बड़े बड़े बाजार होते हैं वहाँ पे थोक व्यापारी चलता है। लेकिन अगर आप कहीं एक दुकान देखिए छोटी सी, तो वो फुटकर व्यापार होगा, ये समझ लीजिए आप। आई होप आप ये समझ में आ गया हो। अब हम परिवहन देखते हैं, परिवहन क्या होता है। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, परिवहन और पर्यटन। दोनों का मतलब अलग अलग है। मैंने यहाँ पे परिवहन समझाया, आगे आपको पर्यटन समझाऊंगा। तो पर्यटन और परिवहन को कई बच्चे एक ही समझ लेते हैं, एक ही चीज़ समझ लेते हैं कि दोनों चीज़ें एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। देखिए जो परिवहन होता है वो एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों को विनिर्मित वस्तुओं, माल, संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। मान लीजिए आपने 50 पुस्तकें बनाई। सपोज आपने 50 पुस्तकें बनाई, आपने पुस्तकें तो बना ली, लेकिन आप उन 50 पुस्तकों को ले जाएंगे तो 50 पुस्तकें आप हाथ में तो नहीं ले जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ चाहिए, कोई तो वाहन चाहिए आपको। तो आप 50 पुस्तकों को मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको वाहन चाहिए। ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। तो उस 50 पुस्तकों को आप मार्केट में ले जाएंगे तो आप कोई ना कोई वाहन चाहिए आपको। मान लीजिए आपको रिक्शा ही चाहिए, तो उस रिक्शा से आप मार्केट में गए, सामान बेचे। तो यही तो परिवहन होता है। जब अब आप सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसे ही परिवहन कहते हैं। अब बड़े स्तर पर समझिए, मान लीजिए इंडिया से कोई सामान अमेरिका में जाता है तो वह परिवहन के द्वारा जाता है। परिवहन का मतलब होता है ये जो जितने भी एयरप्लेन्स होते हैं और जितने भी जहाज़ वगैरह होते हैं, शिप वगैरह होते हैं, सभी से सामान एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की ही बात हो रही है, इसलिए एक देश से दूसरे देश पे ही आप समझ लीजिए। एक देश से कच्चे माल को ले जाया जाता है तो भी वह परिवहन के अंतर्गत आएगा, अगर बने हुए माल को भी ले जाए तो भी वो परिवहन के अंतर्गत ही आएगा। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ले जाना, ये होता है। अब आगे से देखते हैं, यह मनुष्य को काफ़ी हद तक फायदा पहुंचाता है, यानी कि मनुष्य को इससे फायदा होता है। पहले क्या होता था, पहले परिवहन के साधन नहीं होते, तो क्या होता था, मनुष्य बैलगाड़ी का इस्तेमाल करता था सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने। लेकिन आज आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, कुछ घंटों में आप इंडिया से सामान को अमेरिका ले जा सकते हैं या जापान ले जा सकते हैं, कुछ ही घंटों में। यानी कि एरोप्लेन से आप 4-5 घंटे में ही सामान को पहुंचा सकते हैं। पहले तो देश के भीतर ही सामान को पहुंचाने में कई हफ्तों, दिन, महीने लग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए भारत से श्रीलंका गेहूं का निर्यात, तो एक एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल हैं जिससे आप इसे समझ सकते हैं। अब परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी, समय दूरी अथवा लागत दूरी भी कहा जाता है। ये चीज़ें आपको वैसे एक बार ध्यान देनी चाहिए कि किलोमीटर दूरी भी इसे कहा जाता है परिवहन को, और समय दूरी भी कहा जाता है और लागत दूरी भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम मतलब समस्या नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। अब संचार के बारे में देखते हैं हम। पर्यटन के बारे में हम आगे बात करेंगे, फिर आपको पर्यटन और परिवहन में अंतर पता लग जाएगा। संचार देखते हैं, संचार क्या होता है। मान लीजिए आप दोस्तों से बातें करते हैं, आप किसी भी दोस्त से बात करते हैं, आप तो उस दोस्त से आप बात करते हैं और वो दोस्त आपसे बात करता है, तो ये क्या है, संचार ही तो है। लेकिन ये संचार उस तरीका का है बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के बिना संचार है। लेकिन यहाँ पे जो संचार की बात हो रही है वो
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा हो रही है। मान लीजिए मैं आपको अब ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो आप फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं और ये क्या है, ये संचार ही है, क्योंकि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। और किसके माध्यम से पहुँच रही है? मोबाइल के माध्यम से पहुँच रही है, जिसे हम दूरभाष भी कहते हैं, यानी कि दूर की बातों को आप तक पहुँचा देता है। आप मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे टाइपिंग करते हैं, 5 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड भी नहीं लगती, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 सेकंड मान सकते हैं। 5 सेकंड में आप भारत से अमेरिका, लंदन, सिंगापुर कहीं भी आप मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या है? ये संचार ही है। आगे देखिए, इसे डेफिनेशन देखिए। संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों तथा विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, और ये जिस माध्यमों द्वारा भेजा जाता है उसे संचार के माध्यम कहते हैं। और जनसंचार का माध्यम होता है जब बहुत से लोगों के लिए सूचना भेजाई जाए। देखिए, एकल संचार का माध्यम होता है जब एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए भेजा जाए, लेकिन जब बहुत से लोगों की बात हो जाए, पूरी पब्लिक की बात हो जाए, उसे जनसंचार कहते हैं। जैसे अखबार पूरी जनता के लिए भेजा जाता है, एक रेडियो और इंटरनेट, ये सब जनसंचार के माध्यम है। तो ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा डिटेल में, आपको यहाँ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए संचार और जनसंचार क्या होता है, क्योंकि ये भी तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। अब इसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है दूरसंचार। नाम से पता चल रहा है आपको, नाम देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या कहना चाहता है टॉपिक। दूरसंचार यानी कि दूर से हम जो संचार करते हैं उसे दूरसंचार कहते हैं। यानी कि दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों को भेजे जाने की गति के कारण इसके संचार में क्रांति ला दी है। समय हफ्तों से मिनटों में घट गया। मतलब यानी कि आप यहाँ से कहीं दूर संदेश भेजना चाहते हैं तो उसे दूर संचार कहते हैं। और ये संचार किसके द्वारा जाएगा? ये इंटरनेट के द्वारा जाएगा। सबसे जो बड़ा इसका माध्यम है वो इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट से ही आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ें भेज सकते हैं। सपोज़ आप कल्पना कीजिए कि जब इंटरनेट नहीं था, यानी कि 1990 से पहले इंटरनेट का नामो निशान ही नहीं था इंडिया में, तो उस टाइम पे क्या होता था, कैसे संचार भेजे जाते थे? उस टाइम पे आपको पता है कि कबूतरों को भेजा जाता था, चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, डाक पोस्ट होते थे, और भी जितने भी संवादिया होते थे, यानी कि जो खबर को लेके जाते थे, उनके द्वारा भेजा जाता था। और एक देश से दूसरे देश की तो बात आप छोड़िए, देश के भीतर के जो राज्य है उनमें ही संदेश बहुत देर में पहुंच पाता था। और अब क्या होता है कि 1 सेकंड में भी कहीं भी आप संदेश पहुंचा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो चाहे। तो ये क्या है? ये दूर संचार ही है। और इसके माध्यम क्या है? रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, तो ये इसके माध्यम है, दूरसंचार के माध्यम। तो आसान टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सामान्य सेवाएं क्या होती हैं। देखिए, इसमें आपको जो बुक में दे रखी हैं वो सेवाएं दे रखी हैं। तो उनका मतलब होता है आपके दैनिक जीवन में जो लोग आपके दैनिक जीवन को आसान बना देते हैं, तो वो सामान्य सेवाएं कहलाती है। डेफिनेशन देखिए, वे लोग जो आपको दैनिक सेवा उपलब्ध कराते हैं, यानी कि लोगों को दैनिक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, वे आर्थिक सेवाओं में शामिल होते हैं। देखिए कि अब क्या होता है कि अब आप कपड़े भी धोबी से धुलवा लेते हैं, कभी कभी बर्तन मांजने वाले भी आपके घर में काम करते हैं। तो ये क्या है? ये एक सामान्य सेवाएं हैं और एक निम्न स्तरीय सेवाएं हैं। बड़ी सेवाएं की बात क्या है? आप वकील से सेवाएं लेते हैं, आप टीचर से लेते हैं, आप किसी भी डॉक्टर से सेवाएं लेती हैं, तो ये उच्च स्तरीय सेवाएं हैं। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय। जैसे धोबी घाट, पंसारी की दुकान, ये सब निम्न स्तरीय सेवाएं। लेखाकार, परामर्शदाता और अध्यापक, ये उच्च स्तरीय सेवाएं हैं। तो ये भी एक आसान टॉपिक था, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है। अब हम पर्यटन की बात करते हैं। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यटन, एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि पर्यटन और परिवहन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। उससे पहले मैंने बताया था कि थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो पर्यटन क्या होता है? देखिए, हमने परिवहन में पढ़ा था कि जब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उसे परिवहन करते हैं। लेकिन हम पर्यटन में ये पढ़ेंगे कि इसमें खुद व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन किसी व्यापार के लिए ही नहीं जाते। इसमें ये बात आपको नोटिस करना है। पर्यटन का मतलब होता है घूमने के लिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सपोज आपकी छुट्टियां पड़ रही हैं और आपका भी मन करता है कि आप कहीं घूमने जाएं, तो आप शिमला या फिर कश्मीर, कहीं भी आप घूमने जाएं, गोवा जाएं आप,
तो आप वहाँ पे घूमने गए हैं, तो ये क्या है, ये पर्यटन है। पर्यटन का मतलब ही होता है घूमना, तो ये बिल्कुल आसान है। और परिवहन का मतलब होता है कि जब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसमें घूमने का कोई इरादा नहीं होता, लेकिन इसमें सिर्फ घूमने जाते हैं। आगे बढ़िए से, पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के लिए की जाती है। प्रमोद का मतलब होता है खुशी, उल्लास, यानी कि आप खुशी के लिए जाते हैं, मज़े लेने जाते हैं, कहीं जगह पर घूमने जाते हैं, वहाँ पे आनंद के लिए ही आप जाते हैं, तो उसे पर्यटन कहते हैं। पर्यटन में कोई भी व्यापार नहीं किया जाता, यह लोगों के जीवन को रोमांचक बनाता है, या रोमांचक यानी कि आनंद पूर्वक बनाता है, आनंद देता है ये मनुष्य के जीवन को। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि जलवायु पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, मैंने केवल पॉइंट लिखे हैं, मैं आपको डिटेल में इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले मांग होनी चाहिए, यानी कि लोगों की डिमांड होनी चाहिए कहीं पर घूमने के लिए। सपोज आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में आपको ये थोड़ी ना मन करेगा कि हम घूमने जाएं कहीं पे, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होंगे आपका ज़रूर मन करेगा कि हम कहीं दोस्तों के साथ घूमने जाएं। तो इससे एक मतलब इच्छा भी होना ज़रूरी है लोगों की कि कहाँ पर हम घूमने जाएं। मान लीजिए आपको अच्छे प्रदेश कौन से, आप ये मन में आप खुद ही सोचिए कि आपको कौन कौन से प्रदेश अच्छे लगते हैं, आप वहाँ घूमने जाएं। तो ये भी डिमांड की वजह से होता है, आपकी मांग यानी कि इच्छा की वजह से होता है। परिवहन, यानी कि परिवहन के आपके पास साधन उपलब्ध हैं तो आप जा सकते हैं। गांव के जो लोग होते हैं उनके पास परिवहन के साधन उपलब्ध कम है, तो इसलिए वो घूमने नहीं जा पाते। लेकिन शहरों के लोग, आप जानते हैं कि मेट्रो आपके घर तक पहुंच जाती है, मतलब घर तक आपके स्टेशन होता है पास में ही, आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। और कितने साधन हैं शहरों में, आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। तो परिवहन का मतलब होता है ये। और जलवायु, यानी कि जलवायु भी इस पर निर्भर करती है, यानी कि ज़्यादा गर्मी, आपको गर्मी लग रही है तो आपको घूमने का मन नहीं करेगा, और आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो आपको घूमने का मन नहीं करेगा। मौसम ऐसा चाहिए जो कि घूमने के लिए अच्छा हो, तो मौसम भी आपके लिए मतलब बहुत प्रभावित करता है पर्यटन को। और आपको भी ऐसे ही लिखना है एग्जाम में ये कारक, और इस पर ये सिर्फ मैंने पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आपको इस पर एक्सप्लेन भी करना है। जो जो मैं बता रहा हूँ उसे आप एक्सप्लेन कीजिए। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, आपको पता है कि जो प्रसिद्ध, जैसे बनारस से विश्व की जो लोग हैं वो बनारस घूमने आते हैं। क्यों? क्योंकि एक संस्कृति है, बनारस की संस्कृति बहुत पुरानी है, और यहाँ पर संस्कृति को ही देखने लोग आते हैं। तो आप भी ऐसी जगह घूमना चाहेंगे जहाँ की संस्कृति अच्छी हो, तो संस्कृति भी प्रभावित करता है, अर्थव्यवस्था भी प्रभावित करती है। इतिहास एवं कला, जहाँ की ऐतिहासिक स्थल होते हैं जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, यहाँ पे भी आप घूमना पसंद करते हैं। और भूदृश्य, यानी कि एक जो भूदृश्य होता है वो भी प्रभावित करता है। भूदृश्य क्या होता है कि मतलब घूमने की स्थिति क्या होती है उस जगह की, मतलब वहाँ का जो एरिया है जो अच्छा है या नहीं है, तो ये भी उस पर फ़र्क करता है। तो ये 5-6 पॉइंट थे, आप इसे लिख लीजिए और इसको एक्सप्लेन खुद कीजिए। मैं चाहता हूँ आप इसे खुद एक्सप्लेन करें। अब चिकित्सा पर्यटन देखते हैं, चिकित्सा पर्यटन क्या होता है। देखिए, हमने देखा कि पर्यटन तो का मतलब होता है कि घूमना, और चिकित्सा का मतलब होता है कि चिकित्सा का मतलब क्या होता है, आप खुद सोचिए, इलाज। तो जब व्यक्ति इलाज के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं तो उसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। सपोज एक व्यक्ति अमेरिका से मोतियाबिंद का इलाज करवाने भारत आया, तो उसे क्या कहेंगे, चिकित्सा पर्यटन है कि वो इलाज करवाने दूसरे देश गया, दूसरे प्रदेश गया। आप भी कभी कहते हैं कि इंडिया में इलाज नहीं हो रहा है कैंसर का, तो आप अमेरिका जा सकते हैं, या फिर अमेरिका किसी को भेज सकते हैं, दूसरे मतलब जाते हैं बहुत इलाज करवाने, क्योंकि एक देश में अगर सुविधाएं अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं, तो दूसरे देश में बहुत से लोग चले जाते हैं। तो इस चिकित्सा पर्यटन का मतलब यही होता है, जब लोग इलाज करवाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो यह चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। अब तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं, बाह्य स्रोतन क्या होता है। देखिए, ये चीज़ें आपको ढंग से समझनी है, क्योंकि बाह्य स्रोतन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बाह्य स्रोतन क्या होता है। नाम से आपको थोड़ा बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन आप इसे अगर इस चीज़ को अगर आप नॉर्मली लेंगे, समझेंगे, तो आपको ज़रूर ये समझ में आएगा कि बाह्य स्रोतन क्या होता है। देखिए, नाम कठिन है लेकिन है बिल्कुल आसान। सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़िए। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने देश के बजाय दूसरे देश में अपनी कंपनी को स्थापित करे, उसे बाह्य स्रोतन कहते हैं। देखिए कि आपको पता है कि पूरा विश्व वैश्वीकरण बन चुका है। वैश्वीकरण का नाम बार बार आता है, आप किसी भी
टॉपिक को पढ़िए वैश्वीकरण आता ही है। तो आपको पता है कि पूरी जो दुनिया है वहाँ पे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और देश भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार एक दूसरे से प्रभावित है, जुड़ी हुई है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सी ऐसी कंपनी है जो जो विदेशियों ने खोली है, और अमेरिका में भी ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया के लोगों ने खोली है, बहुत सारी इंडिया के लोगों ने खोली है। वहाँ पे टाटा कंपनी है, वहाँ पे एयरटेल की भी बहुत सी कंपनी है, जियो की है, किसी भी कंपनी मान लीजिए आप, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप एग्जांपल के लिए आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं। इंडिया में बहुत सी कंपनी है, सुजुकी है, होंडा है, और भी बहुत सी कंपनी है जिन्हें बाहर के देशों ने स्थापित किया है। तो वो भी बाह्य स्रोतन होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने देश के बजाय दूसरे देश में अपनी कंपनी को स्थापित करे, यानी कि उस अपने देश में तो है ही उसकी कंपनी, और वो दूसरे देश में भी प्रॉफिट कमाने के लिए दूसरे देश में भी खोल ले, तो उसे बाह्य स्रोतन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में जितने भी कॉल सेंटर हैं, बहुत से कॉल सेंटर है वो बाहर से, यानी कि वो अमेरिका के, ज़्यादातर अमेरिका के कॉल सेंटर है। यानी कि अमेरिका अपने देश में इतने सारे कॉल सेंटर नहीं रखता, लेकिन वो दूसरे देशों में अपने कॉल सेंटर खोल रखा है उसने, और ऐसे ही और भी देश खोल रखे हैं। क्यों खोल रखे हैं? क्योंकि जो अमेरिका के जो कर्मचारी होंगे कॉल सेंटर में काम करने वाले, वो कम तनख्वाह में तो काम नहीं करेंगे, वो ज़्यादा तनख्वाह में काम करेंगे। तो ऐसे में अमेरिका सोचते हैं कि इंडिया के लोग तो कम पैसे में ही काम कर देते हैं, मतलब उसे $1000 दे देंगे तो वो काम, मतलब 1 महीने की सैलरी उसको जाएगी, यानी कि 10-15 हज़ार में ही वो काम कर देगा। तो ऐसा होता है कि वो अपने देश की बजाय दूसरे देश में वो अपनी कंपनियों को स्थापित करें। ऐसा कोई भी देश का आप उदाहरण ले सकते हैं, एग्जाम्पल नीचे देखिए आपको समझ में आएगा। जैसे भारत में सुजुकी की कंपनी है जो भारत में उसने खोल रखी है, लेकिन हालांकि ये जापान की कंपनी है, जापान ने अपनी कंपनी को भारत में स्थापित कर रखा है। तो ये क्या है? बाह्य स्रोतन है, यानी कि बाहर की कंपनी इंडिया में काम कर रही है। जैसे अमेरिका में टाटा की कंपनी है, भारत में स्थित विदेशी कॉल सेंटर है, तो ये क्या है? बाह्य स्रोतन है। तो इसे डीपली समझिए कि आप बाह्य स्रोतन होता क्या है, इसे बुक में भी आप एक बार पढ़िए। आपने हालांकि एनसीईआरटी बुक में आपने पढ़ाया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इसको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक लास्ट टॉपिक आता है अंकीय विभाजन, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। देखिए अंकीय विभाजक क्या होता है। आपको पता है कि हर देश समान नहीं है, कोई विकसित देश है, कोई विकासशील देश है, कोई अविकसित देश है। तो उसी के आधार पर उनकी जो टेक्नोलॉजी है वहाँ की, उसी के आधार पर देशों को बांटा गया है। जैसे हम जानते हैं कि सूचना और प्रौद्योगिकी पूरे विश्व में फैल चुकी है, किंतु इसका वितरण असमान है। अब आपने देखा होगा कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध ना हो। बहुत से ऐसे देश हो गए हैं, हालांकि जो सूडान वगैरह है और अफ्रीका के जो इलाके हैं वहाँ पर कम टेक्नोलॉजी है, लोगों को टेक्नोलॉजी मिल नहीं पाते, और अब तो गाँव में भी टेक्नोलॉजी पहुँचने लग गई है, लेकिन शहरों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी जिस देश में मानी जाती है, उसे सबसे अंकीय विभाजन में प्रथम स्थान पर उसे रखा जाता है, यानी कि सबसे आगे माना जाता है। जैसे अमेरिका, जापान, नॉर्वे, जर्मनी, सिंगापुर, ये जितने भी बड़े मतलब विकसित देश हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि जर्मनी में 8G चल रही है, और जितने भी फ्रांस है, अमेरिका है, यहाँ पर 7, 8G, 9G चलने लग गई है। चाइना में भी 6 और 7G चल रही है, लेकिन इंडिया में अभी 4G भी ढंग से नहीं चल रही, यानी कि अब 5G आने वाली है इंडिया में भी। लेकिन वो देश कितने आगे हैं इंडिया से? आगे देखते हैं। विकसित देशों में यह ज़्यादा फैली है और विकासशील देशों में कम। इसी के आधार पर देशों को बांटना अंकीय विभाजन कहलाता है, यानी कि विकसित देशों में ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और अविकसित देशों में कम। तो इसी को जब हम इसमें अंतर देखते हैं तो उसे अंकीय विभाजन कहते हैं। जैसे भारत में 5G की शुरुआत हुई है और सिंगापुर में 10G की शुरुआत हो चुकी है और वहाँ पे 10G चल रही है। तो कितना बड़ा अंतर है, मतलब भारत इन देशों से 20-25 साल पीछे है। अगर आप इससे कंपेरिजन करेंगे तो जो विकसित देश है अमेरिका, जापान, सिंगापुर वगैरह, तो इनसे पीछे है भारत, बहुत पीछे है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो इसे ही हम अंकीय विभाजन कहते हैं। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो उसमें कमेंट में आप बता सकते हैं। और मैंने बताया कि नोट्स में अगर उपलब्ध होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करवा दूंगा, और वरना आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 8306316058 पर।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।